बाहर किसी जंगली चिड़िया की कभी कभी तेज आवाज आती थी, और एक बार तो हमारी खिड़की के पास एक बड़ी बिल्ली की तरह किसी के गुर्राने की आवाज भी आई, जिससे हमें पता लगता था कि वह चीता वहां आजादी से घूम रहा है। बहुत दूर से आती उस चर्च की घड़ी के घंटों की आवाजें हमें हमें हर चौथाई घंटे पर सुनाई देती थी। वे चौथाई घंटे कितने लंबे मालूम पड़ते थे, 12, 1, 2 और 3 बज गए, पर अभी भी हम शांत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अचानक रोशनदान की तरफ पल भर के लिए रोशनी की चमक दिखाई पड़ी, जो कि तुरंत ही गायब भी हो गई, पर अब तेल जलने और धातु गर्म होने की महक आ रही थी। बगल वाले कमरे में किसी ने लालटेन जलाई थी। मैंने भी कुछ चलने की आवाज सुनी थी, पर फिर सब शांत हो गया, हालांकि वह महक अब तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाए तनाव में बैठा रहा। वो तभी अचानक एक दूसरी तरह की आवाज सुनाई पड़ी। ये एक बहुत ही शांत और खेतली से निकलने वाली भाप की धीमी लगातार आती आवाज की तरह थी। अचानक ही मैंने सुना कि होम्स बिस्तर से उछल पड़े और माचिस जलाकर उस घंटी वाली रस्सी पर तेजी से अपनी छड़ी मारने लगे। वे जोर से बोले, वाटसन, तुमने देखा? अब तुम इधर देखो। परंतु मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगले ही पल जब होम्स ने रोशनी जलाई, तब मैंने एक धीमी और साफ सीटी की आवाज सुनी, पर अचानक मेरी थकी हुई आंखों में आई चमक ये नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या था, जिस पर मेरे साथी ने इतने वहशी ढंग से प्रहार किया। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और घृणा से भर गया था। उसने अब चोट करना बंद कर दिया और वह रोशनदान की तरफ घूर रहा था। तभी मैंने उस सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीख सुनी। यह आवाज तेज और बहुत तेज होती चली गई। इस भयानक चीख में पीड़ा, भय और क्रोध सभी कुछ शामिल था। लोग कहते हैं कि दूर गांव में, यहाँ तक कि चर्च के पास भी, उस चीख ने अपने बिस्तरों में दुबके लोगों को जगा दिया था। इससे मेरा दिल भी थोड़ा घबरा गया। मैं चुपचाप खड़ा होम्स की ओर देख रहा था, और वह मुझे यह तब तक जारी रहा जब तक कि वह आती हुई आवाज बिल्कुल बंद नहीं हो गई। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? होम्स ने जवाब दिया, इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया, और शायद अच्छा ही हुआ। अपनी पिस्तौल ले लो, अब हम डॉलराइलाट के कमरे में चलेंगे। अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उसने लैंप जलाया और गलियारे की तरफ चल पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा 2 बार थपथपाया, परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के भीतर घुसे। मेरे हाथ में पिस्तौल थी। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब सा था। मेज पर काले रंग की लालटेन रखी थी और उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। इसकी तेज रोशनी सामने रखी लोहे की तिजोरी पर पड़ रही थी, जिसका दरवाजा भी आधा खुला था। इस मेज के बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सबाई सलेटी रंग का गाउन पहनकर बैठे थे। उनके नंगे घुटने आगे की ओर निकले हुए थे। उनके पैरों में तुर्की वाली लाल चप्पलें थीं और गोद में एक लंबा सा पट्टा था, जिसे हम दिन में देख चुके थे। उनकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई थी और आंखें छत के कोने को भयानक ढंग से घूर रही थीं। इनकी भौहों के किनारे एक खास तरह का पीले रंग का फीता बंधा था, जिस पर भूरे रंग की चित्तियां थीं, जो कि लगता था उनके माथे पर कसकर बांधा था। जब हम कमरे में घुसे, तब उन्होंने न तो आवाज की और न ही हिले। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, फीता, वही छींचदार फीता। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक डॉक्टर के सिर पर पड़ी पगड़ी जैसी चीज हिली, और फिर उसके बालों के पीछे एक सांप की भयानक गर्दन और हीरे के आकार जैसा उसका सिर दिखा। होम्स चीखे, ये एक जहरीला सांप है, भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप। इसके काटने पर वह 10 सेकंड में ही मर गया होगा। हिंसा वास्तव में हिंसा करने वाले पर ही वापस आती है। षड्यंत्र करने वाला उसी गड्ढे में गिरता है, वह जिसे वह दूसरों के लिए खोदता है। आओ इस प्राणी को वापस उसकी माद में ही पहुंचा देते हैं, और फिर हम मिस स्टोनर को किसी ठीक ठाक जगह ले जाएंगे। अब यहाँ की पुलिस को यह पता लगाने दो कि यहाँ क्या हुआ था। इतना कहने के साथ ही उन्होंने उस कुत्ते के पट्टे को झटके से मृतक की गोद से उठा लिया और उसके फंदे को सांप के गले की तरफ फेंका। फिर उसी के सहारे सांप को फंसाकर सांप के बैठने की भयानक जगह से उसे उठा लिया और लगभग 1 हाथ की दूरी बनाकर रखते हुए वापस उसी तिजोरी में फेंक दिया और फिर तिजोरी को बंद कर दिया। स्टार्क मोरान के डॉरस ग्रिम्सबाई रायलाट की मौत की यह वास्तविक सच्चाई थी। ये जरूरी नहीं है कि मैं इस कहानी को ये कहकर विस्तार से बताऊं कि कैसे हमने उस डरी हुई लड़की को उसकी बुरी स्थिति से बचाया, कैसे हम उस लड़की को सुबह की ट्रेन से उसकी मौसी के घर ले गए, कैसे जांच की वह धीमी प्रक्रिया चली और डॉक्टर की दुर्गति
उसके खतरनाक जीवों के साथ खेलने की वजह से हुई। इस केस के बारे में जो भी कुछ थोड़ा मुझे अभी जानना बाकी था, उसे शेरलॉक होम्स ने अगले दिन वापस चलते समय मुझे बताया। वह बोला, वाटसन, मैं पूरी तरह से गलत नतीजे पर पहुंच गया था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से किसी भी तर्क तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। उन बंजारों की वहां मौजूदगी और उस बेचारी लड़की का फीता शब्द का इस्तेमाल, जिसे उसने माचिस की रोशनी की झलक में ही देखा था, यह सब मुझे भटकाने के लिए काफी था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यही एक चीज थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कमरे में रहने वाला जिसे भी डरा, वह चीज बाहर खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें वह रोशनदान और बिस्तर पर लटकती रस्सी दिखाई थी, तभी मुझे इस बात का ख्याल आया था। जमीन से बांधे बिस्तर को देखकर मुझे लगा कि यह रस्सी रोशनदान और बिस्तर तक किसी पुल का काम करने के लिए बांधी थी। सांप का विचार अचानक ही मुझे कौंधा, क्योंकि डॉक्टर को भारत से ऐसे ही जीव भेजे जाते थे। अब मैं बिल्कुल ही सही रास्ते पर था, क्योंकि जहर का पता लगाना आसान नहीं था, वह भी अब जबकि एक चालाक और निर्दयी आदमी इसमें शामिल हो, साथ ही वह पूरब से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका हो। जहर की तेजी भी यही साबित करती थी। मृतक के शरीर पर उन 2 छेदों को देखने के लिए भी एक तेज नर की जरूरत होती है, जहां से वह जहर शरीर में घुसा होगा। फिर मैंने उस सीटी के बारे में सोचा। सुबह की रोशनी उसके शिकार को जगा दे, इससे पहले ही उस सांप को वापस बुलाना होगा। इसीलिए उसने सांप को प्रशिक्षित भी किया था, और शायद उसे वापस बुलाने के लिए ही वहां पर दूध भी रखा गया था। वह इसे उसी समय रोशनदान से होकर बिस्तर तक जाने के लिए रख देता था। सांप कमरे में रहने वाले को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। शायद वह 1 हफ्ते तक हर रात बच जाती थी, परंतु एक दिन वह उस सांप का शिकार बन ही गई। डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही मैं इन नतीजों पर पहुंच चुका था। उसकी कुर्सी को देखकर मुझे पता चल गया था कि वह इसका इस्तेमाल सांप को रोशनदान से भेजने के लिए करता था। तिजोरी, दूध की प्लेट और चाबुक का फंदा देखकर मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा। धातु की आवाज जो कि कमरे में रहने वाले को सुनाई पड़ती थी, वह मुमकिन है डॉक्टर द्वारा तिजोरी के जल्दी से खोले जाने की वजह से होती थी, क्योंकि सांप उसी तिजोरी में रखा गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जानते ही हो कि मैंने सबूत के लिए वे कदम उठाए थे। मैंने उस सांप की फुफकारने की आवाज सुनी थी, और मुझे उम्मीद है तुमने भी सुनी होगी। फिर मैंने जल्दी से रोशनी जलाई और उस पर आक्रमण कर दिया था। सांप को रोशनदान की तरफ से वापस भेजे जाने की वजह से दूसरी तरफ वह अपने मालिक पर ही चोट कर बैठा। साथ ही साथ उस पर मेरी छड़ी की चोट ने उसकी सांप वाली प्रवृत्ति को जगा दिया। परिणाम स्वरूप उसके सामने जो भी पहला व्यक्ति दिखा, उसे ही उसने डस लिया। इस प्रकार मैं किसी न किसी रूप में डोराइलाट की मौत का जिम्मेदार हूं, परंतु इसका मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है।